मुंबई 2025। मैं प्रिया 28 साल की एक पत्रकार एक ऐसी जांच में पूरी तरह डूबी हुई थी जो मेरी करियर और शायद मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। महीनों से मैं मुंबई में महिलाओं की गुमशुदगी के मामलों की पड़ताल कर रही थी। ऐसे मामले जिन्हें पुलिस ने जैसे अनदेखा कर दिया था, मानो वे किसी पुराने धूल भरे रिपोर्ट की केवल आंकड़े भर हों। न्यूज रूम में मेरी डेस्क एक संगठित अराजकता का रूप ले चुकी थी। पीले पड़े अखबारों की ढेर, टेप से चिपकाए गए खबरों की कतरने, रंग बिरंगे कागजों पर किए गए अधूरे नोट्स और एक चाय का कप जिसमें चाय घंटे भर पहले ही ठंडी हो चुकी थी। मैं थकी हुई थी, मेरी आंखें जल रही थीं कमजोर लाइट में पढ़ते पढ़ते, और सिर में ऐसा दर्द हो रहा था जो दिल की धड़कनों के साथ धड़कता सा महसूस हो रहा था। रात के 2 बजे थे जब मैंने तय किया कि अब घर जाना ही होगा। न्यूज रूम की खामोशी बोझिल थी, जिसे बस एक पुराने पंखे की भनभनाहट तोड़ रही थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस वक्त उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने ऐप से एक टैक्सी बुक की, कांपते हाथों से पता टाइप करते हुए, जैसे खुद को थकान से उबरने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। बाहर निकली तो रात की ठंडी हवा ने मुझे जैसे किसी ठंडे आलिंगन में भर लिया। सड़क सुनसान थी, सन्नाटे को बस दूर किसी कुत्ते के भौंकने और पास की पेड़ों की पत्तियों के सरसराने की आवाज ही तोड़ रही थी, जैसे वो हवा कुछ राज बयां कर रही हो। कुछ मिनटों में टैक्सी आ गई, एक पुरानी काली कार जिसके दरवाजे पर कंपनी का लोगो इतना फीका था कि जैसे वक्त ने उसे भुला दिया हो। ड्राइवर संजय ने खिड़की नीचे की और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, पतली दाढ़ी और बिना झपकने वाली आंखों के साथ, जिनमें स्ट्रीट लाइट की हल्की चमक एक अजीब बेचैनी से झलक रही थी। मैं एक पल को ठिठकी, लेकिन फिर पिछली सीट पर बैठ गई। मुझे एक अजीब सा सिहरन महसूस हुई, जैसे मेरा अंतर्ज्ञान मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। कार के अंदर बासी तंबाकू और किसी और चीज की गंध थी, एक धात्विक सी गंध जिसे मैं पहचान नहीं पाई, पर जिसने मुझे और असहज कर दिया। मैंने इसे थकान समझकर खुद को संभालने की कोशिश की। टैक्सी मुंबई की अंधेरी सड़कों पर चलने लगी। दूर दूर तक शहर की लाइटें ऐसे टिमटिमा रही थीं जैसे थकी हुई तारें हों। कार के अंदर की हवा भारी और दमघोंटू थी, ऐसी खराब था, और वो गंध जैसे हर मिनट तीव्र होती जा रही थी। रेडियो से बस स्थैतिक शोर आ रहा था, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, कोई चेतावनी देना चाहता हो जिसे मैं सुनना नहीं चाहती थी। संजय लगातार रियर व्यू मिरर से मुझे घूर रहा था, उसकी आंखें मेरे भीतर झांकती हुई लग रही थीं। मैंने उसका सामना करने से बचने के लिए मोबाइल में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं और मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रही थी, सिवाय इस भावना के कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी उसने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज में एक तीखापन था, जैसे कोई धारदार ब्लेड। तुम अकेली रहती हो ना? उसने पूछा, या यूं कहें कहाँ, जैसे उसे पहले से जवाब पता हो। मैंने थोड़ी देर सोचा और जबरन मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी, लेकिन मेरी आवाज उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर थी। संजय ने सिर हल्का सा झुकाया और कहा, कोई इंतजार नहीं कर रहा ना तुम्हारा? इतनी रात को लड़की का बाहर होना ठीक नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा कि एक दोस्त इंतजार कर रहा है, वो परेशान हो जाएगा अगर मैं देरी करूं। संजय धीमी सी हंसी हंसा, जो ज्यादा किसी जानवर की गुर्राहट जैसी थी, और बुदबुदाया, तुम बहुत बुरी झूठी हो प्रिया। ये शब्द जैसे मेरे अंदर चाकू बनकर उतर गए। उसे मेरा नाम कैसे पता था? मैंने तो नाम नहीं बताया था, और ऐप में ड्राइवर को नाम नहीं दिखता। कम से कम मुझे यही लगता था। मैं सन्न रह गई और देखा कि टैक्सी अब मेरे घर की ओर नहीं जा रही थी। मुंबई की व्यस्त सड़कें, जिन पर हॉर्न और रेहड़ी वालों की आवाजें होती थीं, कब की पीछे छूट चुकी थीं। अब सामने थे बस सुनसान औद्योगिक इलाके, जंग लगे तारों से घिरे गहरे गोदाम, और एक ऐसा सन्नाटा जो मेरी हड्डियों तक जा रहा था, जैसे मैं किसी बुरे सपने में फंस गई हूं। शॉर्टकट है, संजय ने बिना पूछे ही कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सुकून था, जैसे मेरी घबराहट उसे आनंद दे रही हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। कोई भी जान पहचान वाली चीज नहीं थी, हर ओर अजनबीपन था, जैसे मैं ऐसी जगह पहुंच गई थी जिसे दुनिया भूल चुकी हो। और तभी मैंने देखा, संजय की सीट के पास एक नई मोटी रस्सी और एक जोड़ी काली दस्तानें पड़ी थीं। रस्सी एकदम साफ थी, लेकिन दस्तानों पर गहरे धब्बे थे, जिन्हें मैं सोचने से भी डर रही थी। मेरा गला सूख गया। मैंने मोबाइल उठाया किसी को कॉल करने के लिए, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस लिखा था।
मैं घबरा गई। संजय ने मेरी हरकत देखी और रियर व्यू मिरर से मेरी ओर देखा। उसकी आवाज अब बर्फ सी ठंडी थी। तुम्हें मेरी टैक्सी में नहीं बैठना चाहिए था प्रिया। कार एक सुनसान गली में रुक गई। चारों ओर टूटे फूटे मकान और कचरा बिखरा था। ऐसा इलाका जहां अगर कोई चिल्लाए भी तो कोई नहीं सुन पाएगा। संजय ने इंजन बंद किया, एक डरावनी खटक के साथ, और धीरे धीरे रस्सी को अपने हाथ में लपेटने लगा। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जिसमें उसके पीले दांत झलक रहे थे। चलो जल्दी करते हैं, उसने कहा और ड्राइवर की सीट से उतरने लगा। मैंने समझ लिया कि अब कुछ करना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरा दोस्त जानता है मैं यहाँ हूँ। अगर मैं नहीं पहुंची तो वो पुलिस बुला लेगा। मैंने घबराकर झूठ बोला। मेरी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू आने लगे थे। संजय हंसा, एक सूखी हंसी जैसे सन्नाटे को चीर रही हो, लेकिन वह रुका और मेरे हाथ में पकड़े मोबाइल को देखने लगा, जैसे सोच रहा हो कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। मैंने उस एक पल का फायदा उठाया, दरवाज़ा खोला और अंधेरे में भागी। पीछे से संजय के जूतों की आवाज़ मेरे पीछे पड़ चुकी थी, जैसे कोई शिकारी शिकार के पीछे हो। मैं एक पुराने गोदाम तक पहुंची। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे फट पड़ेगा। वहां जंग और सीलन की गंध से भरे माहौल में मैं कुछ लकड़ी की पेटियों के पीछे दुबक गई। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि जैसे मैं हवा में डूब रही हूँ। संजय मेरा नाम पुकार रहा था। उसकी आवाज़ गूंज रही थी अंधेरे में और हर बार पास आती जा रही थी। उसके कदमों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी, भारी और ठोस, जैसे उसे पता हो मैं कहाँ हूँ। मैंने अपने पत्रकारिता के अनुभव का इस्तेमाल किया, जानबूझकर कुछ आवाज़ें की। एक खाली टिन गिराई, लकड़ी घसीटी ताकि वह भ्रमित हो जाए, जबकि मेरा डर हर पल बढ़ता जा रहा था। कई मिनटों की इस घबराहट के बाद एक कोने में मुझे मोबाइल में थोड़ा नेटवर्क मिला और मैंने धीरे से पुलिस को कॉल किया। मैंने वो जगह बताई जहां मैं थी, कांपती आवाज में। उस रात संजय पकड़ा गया और पता चला कि वही वो मुख्य संदिग्ध था जिसके बारे में मैं महीनों से रिपोर्ट बना रही थी। एक दरिंदा जो महिलाओं को शिकार बनाता था। पर आज भी जब भी मैं रात को टैक्सी में बैठती हूँ, एक सिहरन मेरे शरीर में दौड़ जाती है। मैं हर बार रियर व्यू मिरर देखती हूँ, डरते हुए कि कहीं फिर से वही आंखें मुझे घूरती न मिले, जैसे ये एक ऐसा डरावना सपना हो जो कभी खत्म नहीं होता। दिल्ली 2025। मैं अर्जुन 22 साल का एक कॉलेज छात्र अपनी नई स्वतंत्र जिंदगी को लेकर उत्साहित था। यह मेरे लिए गर्व और उम्मीद का एक बड़ा मुकाम था। मैं दिल्ली के दिल में एक पुराने इमारत में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए शिफ्ट हुआ था, जहां दीवारें छील चुकी थीं, सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती थीं और नमी की एक ऐसी बदबू थी जो हर चीज में समाई हुई लगती थी, जैसे पूरी इमारत अतीत में फंसी हो। किराया सस्ता था और मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि समझता था। भले ही इमारत में एक अंधेरा माहौल था, जिसमें दालान में धुंधली रोशनी, बार बार चमकती लाइटें और दरवाजे थे जो किसी अनकहे रहस्य को छुपाते लगते थे। लेकिन कुछ बात मुझे पहले दिन से ही परेशान कर रही थी। पड़ोसी रवि, लगभग 40 साल का एक आदमी जो कभी किसी से बात नहीं करता था। वह एक रहस्यमय शख्सियत था। हमेशा सिर झुकाकर चलता, भारी बोरे लेकर देर रात को घर आता जब बाकी लोग सो रहे होते। रवि नजरें मिलाने से बचता था और जब कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह सूखे और कम शब्दों में जवाब देता, मानो कुछ छुपा रहा हो जिसे कोई जान न पाए। एक रात मैं एक महत्वपूर्ण परीक्षा की तैयारी कर रहा था। खुली किताबों और ठंडी हो चुकी कॉफी की प्यालियों के बीच, जिनके किनारे पर गाढ़ा काला घेरा बन चुका था, टेबल लैंप की मंद रोशनी कभी कभार झपकती थी, दीवारों पर नाचती परछाइयों के साथ, और इमारत की खामोशी लगभग महसूस की जा सकती थी, जैसे कोई जीवित मौजूदगी मुझे देख रही हो। तभी मुझे रवि के अपार्टमेंट से अजीब आवाज आई, एक ऐसा शोर जिसने मेरी रूह को ठंडा कर दिया। किसी भारी वस्तु को जबरदस्ती खींचे जाने की आवाज थी। उसके बाद कुछ सेकंड का दबी हुई रोना, जिसे अचानक किसी ने बंद कर दिया, मानो किसी ने रोने वाले के मुंह पर हाथ रख दिया हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैंने पेन दी। उसका टेबल पर गिरना खामोशी में तेज धमाके की तरह लगा।
मैं उस दीवार के पास गया जो हमारे अपार्टमेंट्स को अलग करती थी। ठंडी पुताई पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर फिर से खामोशी छा गई। वह रोना मेरे दिमाग में गूंजता रहा, एक बेचैनी से भर गया, जैसे कोई अंदर से जानता हो कि मैं कुछ भयानक जानने वाला हूं। मैंने फैसला किया कि जांच करूंगा, भले ही मेरा दिल मुझे मना कर रहा था। मुझे पढ़ाई छोड़कर बाहर जाना था। मैंने रवि के दरवाजे पर दस्तक दी। खामोश गलियारे में गूंजती आवाज के साथ हर बार की आवाज पिछले से तेज लग रही थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसके ठंडे और गहरे आंखों ने मुझे घूरा, उस नफरत से जो मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर गई। क्या चाहिए? उसने कठोर और तेज आवाज में पूछा, जैसे पत्थर पर चाकू चल रहा हो। मैंने आवाज के बारे में बताया कि कुछ तो गलत लग रहा है। मेरी आवाज कांप रही थी, पर उसने बीच में काट दिया, मेरी जिंदगी में मत पड़ो, चले जाओ। दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज गलियारे में गूंज उठी और मैं अपने अपार्टमेंट वापस लौट गया, दिल में ऐसी बेचैनी के साथ जैसे मैंने अभी अभी किसी राक्षस को जगाया हो। अगले दिनों मैंने अजीब चीजें महसूस करनी शुरू की, ऐसी बातें जिन्हें मैं पहले नजरअंदाज कर देता, लेकिन अब वे मेरी नजरों में उभरी हुई थीं। रवि के अपार्टमेंट से एक तेज और बदबूदार गंध आने लगी, जैसे सड़ी हुई मांस और रसायनों का मिश्रण हो, जो दीवारों से रिसकर मुझे घुटन देता, मानो हवा झरीली हो। मैंने उसके दरवाजे के पास गलियारे में गहरे दाग देखे, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी साफ करने की कोशिश की हो, लेकिन गंदे फर्श पर उनकी काली छाया साफ दिख रही थी। और मैं सोचने लगा कि वे दाग क्या हो सकते हैं। जिज्ञासा और बढ़ते डर के बीच मैंने रवि पर ध्यान देना शुरू किया, लगभग एक जुनून की तरह। मैंने देखा कि वह भारी बोरे लेकर बाहर जाता, जैसे बोझ उसे महसूस ना हो, और कोई भी उससे मिलने नहीं आता, ना दोस्त ना परिवार, मानो वह उस खस्ता इमारत में एक गूदाव हो। एक दोपहर जब वह बाहर था, मैंने उसके अपार्टमेंट की खिड़की से झांका, जो एक संकरी बदबूदार गली की तरफ खुलती थी। कूड़ा और नाले की गंध मेरे पास आ रही थी। जो मैंने देखा उससे मेरा दिल ठिठक गया। मेज पर खून से सने औजार, पुराने पीले अखबारों का ढेर जिनमें अनसुलझे अपराधों की खबरें थीं, और एक महिला की तस्वीर जिसे मैंने हाल ही में टीवी पर देखा था, एक युवा लड़की जो बिना किसी सुराग के गायब हो गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे महसूस हुआ कि रवि एक सीरियल किलर हो सकता है, मेरे ही पड़ोसी में एक राक्षस। ये सोच मुझे सन्न कर गई और मैंने महसूस किया कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही है, हवा मेरे फेफड़ों में भारी हो रही है। पैरानोया ने मुझे घेर लिया, जैसे एक छाया जो मेरे हर कदम के पीछे थी। मैंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, अपने फोन से गलियारे के दागों की तस्वीरें लीं, रवि के अपार्टमेंट से आती किसी भी संदिग्ध आवाज को रिकॉर्ड किया, चाहे इसके लिए मुझे रातों को जागना पड़े, दीवार के पास कान लगाए, दिल धड़कते हुए। लेकिन ऐसा लगने लगा कि रवि को पता चल गया हो कि मैं उसे देख रहा हूं। वह मुझे निगरानी करने लगा, अनपेक्षित समय पर गलियारे में दिखता, कभी कभी केवल चुपचाप देखता, उन आंखों से जो मेरी आत्मा को छेदती लगती थीं, जैसे वह मेरे विचार पढ़ सकता हो। मेरे दरवाजे पर नोट्स आने लगे, हाथ से लिखे अनियमित अक्षरों में, जैसे तुम कुछ नहीं बताओगी है ना, और जो देखो संभल कर। हर शब्द ने मुझे उस डर से भर दिया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं ठीक से सो भी नहीं पाता था। हमेशा रवि के कदमों की आवाज सुनता, सोचता कि वह क्या कर रहा होगा, किसे चोट पहुंचा रहा होगा, और क्या मैं अगला शिकार हूं। मैंने एक कदम उठाया और गलियारे में एक छुपा रिकॉर्डर लगाया, एक टूटी हुई सॉकेट के तारों के बीच छुपाकर हाथ कांपते हुए डिवाइस सेट किया। एक रात मैंने उसका फोन पर बातचीत रिकॉर्ड किया जिसमें वह कह रहा था, एक और को खत्म करना है और ऐसे जगह छुपाओ जहां कोई न मिले। उसकी आवाज ठंडी और शांत, जैसे वह किसी सामान्य बात की चर्चा कर रहा हो। उस सबूत के साथ मैं पुलिस के पास गया। दिल मुंह में था, डर के साए में रिकॉर्डर सौंपा, लेकिन मेरे निराशा के लिए रवि पुलिस के आने से पहले गायब हो गया। जैसे उसे पता था कि उसे देखा जा रहा है, जैसे उसके पास कोई छठा सेंस था। मैंने वह इमारत छोड़ने का फैसला किया,
कांपते हाथों से अपनी चीजें समेटी, हर आवाज पर चौंका और फिर कभी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं किया। महीनों बाद भी मैं अपने कंधे पर नजर डालता हूं, डरता हूं कि रवि कहीं वहां बाहर है, हर छाया में छिपा, मेरा इंतजार कर रहा है, एक ऐसा दुस्वप्न जो खत्म होने को तैयार नहीं। भारत की एक ग्रामीण सड़क 2025 में मीरा 30 साल की एक फोटोग्राफर हमेशा से ग्रीन शैडो फॉरेस्ट की प्राकृतिक सुंदरता को कैमरे में कैद करने का सपना देखती थी। यह जंगल अपनी रहस्यमय आभा और परियों की कहानी जैसे वातावरण के लिए मशहूर है। वहां की ऊंची ऊंची पेड़ें, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझकर एक छतरी सी बना देती थीं, और वह जादुई सन्नाटा, ये सब मुझे अपनी ओर खींचते थे। मुझे यकीन था कि वहां की तस्वीरें मेरे करियर की कुछ बेहतरीन तस्वीरें बन सकती हैं, शायद मुझे अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिला सकती हैं। प्रकृति के प्रति मेरा प्यार मुझे नेचर इंडिया जैसी मैगजीनों तक ले गया था, और यह यात्रा मेरे लिए खुद को एक कलाकार के रूप में साबित करने का एक मौका थी। मैंने अकेले जाने का फैसला किया। अपनी कार लेकर घंटों ड्राइव करती रही, शोरगुल भरे शहरों को पीछे छोड़ते हुए सुनसान सड़कों पर, जो सुनहरे गेहूं के खेतों और कोहरे से ढकी पहाड़ियों के बीच से गुजरती थीं। हर किलोमीटर पर जैसे कोई नई दुनिया खुल रही थी। सूरज ढल रहा था, आकाश नारंगी और सुनहरे रंगों से भर गया था, एक ऐसी रंगों की पट्टी जिसे देखकर मैं मुस्कुराई, यह सोचते हुए कि कितनी अद्भुत तस्वीरें मैं लेने वाली हूँ। तभी मेरी कार लड़खड़ाने लगी। इंजन ने कुछ खांसने जैसी आवाज की, मानो वह इस लंबी यात्रा से थक गया हो, और फिर एकदम बंद हो गया। सुनसान रास्ते पर मैं कार स्टार्ट करने की बार बार कोशिश करती रही, लेकिन हर बार इंजन की नाकाम कोशिशें ही सुनाई दी। मोबाइल नेटवर्क गायब था, रेडियो में सिर्फ खड़खड़ाहट थी, जैसे खुद जंगल मेरी हालत पर हंस रहा हो। मैं कार में बैठी बाहर देखती रही, चारों ओर सन्नाटा और बढ़ती हुई रात। हवा से हिलते गेहूं के खेत किसी सुनहरे समुद्र जैसे लग रहे थे। मैंने बोनट खोला, लेकिन मुझे कार की तकनीकी समझ नहीं थी। हेडलाइट्स जलाकर मैं बस इंतजार करने लगी कि शायद कोई मदद आ जाए, लेकिन मन के किसी कोने में मुझे पता था ऐसा शायद नहीं होगा। करीब 1 घंटे बाद अंधेरा पूरी तरह छा गया। अकेलेपन का बोझ मेरे सीने पर पत्थर बनकर बैठ गया था। रात की ठंड कार की खिड़कियों से भीतर घुस रही थी। मैंने पिछली सीट से जैकेट निकाली और पहन ली, अपने कैमरे के बैग को कस कर पकड़ लिया, जैसे वही मुझे इस डर से बचा सकता था। तभी मैंने देखा एक परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी। वह जंगल की तरफ से पैदल आ रहा था। उसकी आकृति हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में डरावनी लग रही थी। उसने खुद को विक्रम बताया, एक स्थानीय निवासी। उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसके पीले दांत उसकी गहरी त्वचा के बीच अजीब लग रहे थे, मानो वह कुछ छुपा रहा हो। वह विनम्र दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसके कमर में एक चाकू बंधा हुआ था जो उसकी शर्ट के नीचे से दिख रहा था। उसकी नजरें मुझसे नहीं मिल रही थीं, या जमीन पर या पेड़ों के बीच कुछ खोज रही थीं। उसने मदद की, पेशकश की, कहा कि पास में एक गैराज है और वह मुझे वहां ले जा सकता है। उसकी आवाज में एक बनावटी शांति थी, जैसे वह कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। मैं हिचकिचाई। मेरा अंतर्मन चिल्ला रहा था कि सावधान रहो। वह सुनसान रास्ता, चाकू और वो झूठी मुस्कान सब मुझे चेतावनी दे रहे थे, लेकिन कोई और विकल्प नहीं था। मैंने सहमति दी, अपने कैमरे का बैग और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह मेरा कवच हो। हम चलने लगे। हमारे कदमों की आवाज सुनसान रास्ते पर गूंज रही थी, झींगुरों की आवाज और हवा में सरसराते पत्तों के बीच। हर ध्वनि डर को और बढ़ा रही थी, जैसे मैं किसी जाल की ओर बढ़ रही हूं। चलते चलते विक्रम अजीब बातें करने लगा। उसने ग्रीन शैडो फॉरेस्ट में गायब हो जाने वाले लोगों की कहानियां सुनाई। उसकी आवाज अब एक रहस्यमय फुसफुसाहट बन चुकी थी। उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया, उसने कहा, एक ठंडी मुस्कान के साथ जो मेरी रीढ़ तक सिहरन दे गई।
ऐसा लगा जैसे वो इन यादों को प्यार से संजो रहा हो, लेकिन मुझे ये डरावनी लग रही थीं। मैंने देखा कि वह चाकू को ज्यादा कसकर पकड़ने लगा है। उसके हाथ उसके कमर पर थे और उसकी चाल में अब शिकार की सी झलक थी। मुझे एहसास हुआ वह मुझे शहर की ओर नहीं, जंगल के और भीतर ले जा रहा है। पेड़ अब और घने हो गए थे। चांद की रोशनी छुपने लगी थी। अंधकार ने रास्ता निगल लिया था। हवा में गीली मिट्टी और पाइन के पत्तों की गंध थी। हर शाख टूटने की आवाज, हर हवा की सरसराहट जैसे मुझे चेतावनी दे रही थी, भागो, अब भी समय है। मैंने खुद को संयमित करते हुए पूछा, क्या आपने उन गायब होने वालों को कभी देखा है? उसने हंसते हुए कहा, मैं उन्हें देखता नहीं, मैं उन्हें बनाता हूं। मेरा खून जम गया, मेरे गले में एक गांठ बन गई। मेरे पैर डर के बोझ से लड़खड़ाने लगे। हवा अब भारी लगने लगी थी। हम एक खुली जगह पहुंचे जहां चांद की रोशनी सूखी पत्तियों और पेड़ों की जड़ों पर गिर रही थी। वहां की परछाइयां किसी आत्मा की तरह नाच रही थीं। विक्रम रुक गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह पल उसका इंतजार कर रहा हो। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा, चाकू निकालते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। चांद की रोशनी चाकू पर चमकी जैसे मौत का इशारा हो। मैंने बिना सोचे अपना कैमरा बैग जमीन पर फेंक दिया, ध्यान भटकाने के लिए। उसका आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजा और मैं जंगल की ओर भागी। पीछे से उसकी आवाज आई, तू बच नहीं पाएगी। जंगल में घना अंधेरा था, लेकिन मैंने अपनी फोटोग्राफर की आदतों से आसमान के तारों को देखकर दिशा समझने की कोशिश की। मैं जड़ों पत्थरों से बचती फिसलती हुई दौड़ती रही। ठंडी हवा मेरे गालों को काट रही थी। हर सांस जैसे आग बन गई थी। पीछे विक्रम के पैर की आवाजें और उसकी सांसें पास आती जा रही थीं। वह चिल्ला रहा था, भागो मत, पकड़ लूंगा। मैं एक मोटे पेड़ के पीछे छुप गई, सांस रोके जैसे मेरी धड़कनों की आवाज पूरा जंगल सुन रहा हो। मैंने दूसरी दिशा में पत्थर और लकड़ियां फेंकी, ध्यान भटकाया। घंटों की भाग दौड़ और थकावट के बाद मेरे घुटने छिल चुके थे, शरीर टूट चुका था। तभी मुझे दूर एक गांव की रोशनी दिखी। मैं दौड़ी, लड़खड़ाती हुई एक घर के दरवाजे से टकराई। लकड़ी की आवाज रात में गूंज गई। एक परिवार ने मेरी मदद की। पुलिस आई, लेकिन विक्रम नहीं मिला। पता चला वह पहले से ही अपराधी था, एक शिकारी जो जंगल को अपना शिकार क्षेत्र बना चुका था। मैं फिर कभी ग्रीन शैडो फॉरेस्ट नहीं गई। हर तस्वीर जो मैं आज खींचती हूँ उस रात के डर की याद दिलाती है, एक ऐसा खौफनाक सपना जो कभी नहीं मिटेगा।